एआई इंजीनियर लड़का और बाहर किसी भी कंट्री का ग्रेजुएटेड एआई इंजीनियर लड़का, उन दोनों में कितना डिफरेंस है स्किल सेट के बारे में? मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर और एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे पास नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो वो क्या समझ रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि बस मैं क्या करता हूँ, मैं एआई के अंदर काम करने का मतलब है कि मैं सिर्फ मशीन लर्निंग करता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। आपके ख्याल में एक स्टैंडर्ड एआई इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए? मेरी डायमेंशन के अकॉर्डिंग एआई इंजीनियर का या एआई साइंटिस्ट का जो एक रोल होता है वो ये होता है कि वो आपके किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, चाहे उसके अंदर कितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हो, वो आपको हेल्प करता है उसको ऑटोमेट करने के। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम इब्तिहाज खान है और आप देख रहे हैं टेक और तजुर्बा की पॉडकास्ट सीरीज़ एपिसोड 1। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉडकास्ट को शुरू करने का जो मकसद है हमारा, वो इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान का जो गैप है उसको ख़त्म करना है। और उसको ख़त्म करने के लिए हम ऑब्वियसली इंडस्ट्री लीडर्स को भी बुलाएंगे, उनसे बात करने के लिए उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या ज़रूरियात हैं अपनी बिज़नेस लाइफ साइकिल को कंप्लीट और मीट करने के लिए। इसके अलावा हम प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ऑन बोर्ड लेंगे ये समझने के लिए कि क्या लैग कर रहे हैं हम, किस चीज़ को लैग कर रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो जब हमारा लड़का यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री की तरफ जाता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी एकेडमिया से है और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 10 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के अंदर टीचिंग कर रहे हैं और मेरे अपने भी टीचर और प्रोफेसर हैं, मेंटोर हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद अजीम इनाम साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक्स फॉर कमिंग, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। तो सर, सबसे पहले एकेडमिया से ही शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपकी तरफ ये है कि हम अगर देखा जाए एकेडमिया साइड के ऊपर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एक ग्रेजुएटेड एआई इंजीनियर लड़का और बाहर किसी भी कंट्री का ग्रेजुएटेड एआई इंजीनियर लड़का, उन दोनों में कितना डिफरेंस है स्किल सेट के बारे में? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ जब हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी भी एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेडिशनल है। सही। मतलब हम जो है वो किताबों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, रिटन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत हद तक हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेड होती है। यू मीन रट्टाफिकेशन अभी तक चल रही है? अभी रट्टाफिकेशन है, बिल्कुल ज़रूर है। ठीक, ये 100% दुरुस्त बात है। तो उससे होता असल में ये है कि हमें दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ना जब हमारा बच्चा जब मार्केट के अंदर जा रहा होता है तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। मतलब अगर आप जैसे सिंपली सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ को करते रहेंगे तो आपको बाज़ औक़ात थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको जब प्रोडक्टिविटी सामने दिख रही होती है ना, आप जब कोई काम करते हैं और फ़ौरन आपको सामने रिजल्ट आ रहे होते हैं तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। थ्योरी के अंदर ये होता है कि आप जो है वो एक टाइम तक जो है वो काम करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की स्टेज आती है, फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एवेन्यूज़ के ऊपर। उसका रीज़न ये होता है कि वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बुनियादों के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। थ्योरी उनके पास होती है जब वो ग्रेजुएशन के अंदर कर रहे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में होते हैं। फिर जब उनको जॉब्स ज्वाइन करनी होती है तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। अब उनके पास थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो ऐसा जो एक इंडिविजुअल होता है जिसके पास दोनों आपके पास रिसोर्सेज हों, ये दोनों जो है वो कैपेबिलिटीज़ हों, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब आप जब लर्निंग कर रहे हो तो आप थ्योरी पहले आपने सीखी, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है। आपके लिए एफर्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए चीज़ें आपको वैसे नहीं दिख रही होंगी इनिशियली जैसी वो हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बात करी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलें इसको बहुत ही इनिशियल फेज के अंदर ले जाते हैं ना। अगर एक बच्चे को जिसने यूनिवर्सिटी के अभी 3rd ईयर के अंदर है या समझ लें 4th ईयर का उसका स्टार्ट है और अब वो देख रहा है कि यार मैंने अब इंडस्ट्री के अंदर जाकर इंटर्नशिप्स और जॉब करनी है, तो क्या लगता है वो क्या स्किल सेट की उसको ज़रूरत है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए? अगर स्पेसिफिक देखें एज एन एआई इंजीनियर, क्योंकि हम अभी जो सीरीज ऑफ पॉडकास्ट हमारा चल रहा है वो रिलेटेड टू एआई और आप भी ज़्यादातर आपकी जो डोमिनेंस है वो भी एआई के ऊपर है। तो स्पेसिफिक टू एआई अगर हम देखें
तो हमें एक फॉरेन ग्रेजुएट होने वाले लड़के को किस चीज़ की ज़रूरत है स्किल सेट के को इम्प्रूव करने के लिए, या क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, उसको एक तो पहली बात ये होती है कि अवेयरनेस, जो हमारा परसेप्शन है ना एआई के हवाले से, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है। मतलब हम जो है वो अब एआई, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही चैट जीपीटी सबके सामने आया तो एआई का डायरेक्ट जो एक सिस्टम बना या लिंक बनाना शुरू हो गया, वो हमने ये बना लिया कि चैट जीपीटी के साथ एआई का लिंक है। अगर आपको चैट जीपीटी आती है तो मतलब आपको एआई आती है, ठीक है। तो आपने जो है वो जो एनालॉजीज बनाई हुई है ना, वो जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत लिंक्ड होती है। हमारे पास एआई के अंदर जो सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो कि अब हमारे करिकुलम के अंदर भी उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इनिशियली क्या होता था कि हमारा जो अभी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो हमारे पास अब बीएसएआई के प्रोग्राम्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। इनिशियली बहुत पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बीएसएआई का प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कौन बच्चे एआई पढ़ रहे होते थे? जो बीएससीएस के होते थे, बीएसएससी के होते थे। उनके अपने, जब वो एडमिशन ले रहे होते हैं तो उनकी अपनी एक डायमेंशंस होती है, एक माइंडसेट डिफरेंट होता है जब वो एडमिशन लेते हैं किसी भी फील्ड में। वंस उनको ये अवेयरनेस होती है कि नहीं एआई भी एक चीज़ है, देन फिर वो उसको इन द मिडिल ऑफ देयर करियर वो शिफ्ट करते हैं। अच्छा सर, एक नॉन टेक एक ओवरव्यू दें एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर और एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बाकी दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब आप एआई रिलेटेड बात करते हैं कि एआई डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर एज अ स्टूडेंट जब आप उसकी लर्निंग कर रहे होते हो, तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी होती है कि जो एआई का एक एक्चुअल टास्क है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई टास्क्स जो कि रिपीटिटिव हैं, मैं उनको इग्नोर कर सकूँ। आपको याद होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे होते हैं तो वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम यही कर रहे होते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर। बेसिकली प्रोग्रामिंग का पर्पस ये है कि जो काम आप नॉर्मली कर सकते हो, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स के तहत चलते हैं, आप उनको जो है वो ऑटोमेट कर दें। तो एआई तो बहुत पहले से अगर आप लेंगे तो वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन अब आप क्या चाहते हो? अब आप चाहते हो कि मैं उस लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाऊं। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि ना सिर्फ वो ऑटोमेट हो सकते हैं, बल्कि उनकी ऑटोमेशन के लिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज भी आपको चाहिए होती है। मतलब आपके पास कोई चीज़ आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप चाहते हो कि इन बिटवीन जो एक लर्निंग मैकेनिज्म है वो भी इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे आके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि कन्वेंशनल सिस्टम्स जो कि हमारे पास नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, तो वो क्या समझ रहा होता है? वो समझ रहा होता है कि बस मैं क्या करता हूँ, मैं एआई के अंदर काम करने का मतलब है कि मैं सिर्फ मशीन लर्निंग करता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। एआई एक बहुत बड़े लार्जर स्केल के ऊपर है। तो जो हमारे यहाँ बच्चा जो फोकस रख रहा होता है वो सिर्फ इस बात के ऊपर रख रहा होता है कि मैंने मशीन लर्निंग, एआई का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग सीखनी है। और अगर आप थोड़े से और एडवांस लेवल के ऊपर वो एआई पे काम करना चाह रहा है तो फिर वो कहाँ चला जाता है? डीप लर्निंग के। सही है। उसके अलावा जो एसेंस है वो कहीं पर जो है वो खो गया है। सही है। तो हमारा जो स्टूडेंट होता है वो जब उसके जहन में एआई का परसेप्शन आता है कि एआई क्या है, तो वो डायरेक्टली बस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे बात कर रहा होता है। सही है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ठीक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर तो आप बहुत स्टार्ट से बहुत सारी चीज़ों को, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को जो है वो उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सही है। ठीक है। एआई के अंदर भी आप कर वो काम ही रहे हो, लेकिन आपका उसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो होता है ऑटोमेशन के ऊपर। ठीक है। ताकि आप उस हिडन पैटर्न्स को सीख सकें और फिर उनको ऑटोमेट कर सकें। सही। सर, आपने बात करी अभी कि जो स्टूडेंट है जो एआई पढ़ रहा है वो मशीन लर्निंग और बहुत ज़्यादा हो गया तो डीप लर्निंग सीखता है और उसी के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा सा गाइड करें कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? क्या वो सिर्फ उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में एक्सपर्ट हो, या इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ और है? क्योंकि मुझे पता है कि आपके इंडस्ट्री के अंदर कुछ लीडर से बराह रास्त कनेक्शंस हैं और वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को। तो जब किसी तरह का जॉब फेयर होता है या इसी तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कंपनीज हायरिंग के लिए आती हैं फॉर एन एआई इंजीनियर जॉब रोल, तो वो क्या डिमांड लेकर आती हैं और क्या आपके स्टूडेंट्स उस डिमांड को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को इंटरेस्ट पैदा हुआ है ना एआई के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ वो आया जब आपके पास ओपन एआई बेसिकली आपके सामने आ गया चैट जीपीटी लेकर। ठीक है।
तो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा हो गया, जिसके अंदर आपने यूज़ किया जनरेटिव एआई को यूज़ करना आपने शुरू कर दिया, जनरेटिव एआई को पढ़ना शुरू कर दिया गया, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हो गया कि आप भाई जनरेटिव एआई को हमने अपने कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। इंडस्ट्री के अंदर जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है अब तक, उनका आम तौर पे जो ज़्यादातर ताल्लुक़ होता है या जो एक्सपर्टीज़ उनको चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती है जो बच्चे ऐसे हों जो कि LLMs को इनकॉर्पोरेट करवा सकें उनके अपने सिस्टम के अंदर, या फिर वो जो है वो उनके जो कन्वेंशनल जो सिस्टम्स हैं उनको जो है वो ऑटोमेट करवा सकें। नॉर्मल जो मेनली फोकस होता है वो उनका होता है कि LLM डेवलपमेंट के ऊपर। जनरेटिव एआई में भी जो है वो उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है। सिर्फ जनरेटिव एआई जो है, इज इट इनफ टू कंप्लीट ऑल काइंड ऑफ ऑटोमेशन टास्क, या यूँ समझ लें कि अगर सिर्फ किसी को जनरेटिव एआई आती है और वो अपने आप को कंप्लीट एआई इंजीनियर कर सकता है, क्योंकि जनरेटिव एआई से मेरी मुराद ये है कि वो ओपन एआई की अगर यूज़ करना जानता है, रैक करना जानता है बेसिक, तो क्या उसको कह सकते हैं कि यार ये एज एन एआई इंजीनियर है? देखिए, अब ये डेफिनेशन के ऊपर है। हमारे यहाँ तो अब आपको पता है ना कि रोल्स जो डिफाइन किए जाते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। अब जैसे एक फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक इंसान जो है वो कोई एक ऑफिस को मैनेज कर रहा है, तो उसको भी लोग डेजिग्नेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो सिर्फ नोमेनक्लेचर है जो कि लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जो शख्स जो है वो जनरेटिव एआई के ऊपर जो है वो काम कर रहा है या सिर्फ जनरेटिव एआई के ऊपर फोकस्ड है, वो अपने आप को जो है वो एआई इंजीनियर कह सकता है, क्योंकि उसके जो सोसाइटी है या जो उसका जो कम्युनिटी है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, उस हिसाब से तो वो अपने आप को एआई इंजीनियर का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करवा सकता है। बट एआई इंजीनियर एक बहुत वास्ट डोमेन है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर देख रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि आपके पास जो है वो, अगर जो है वो आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो आपके पास दूसरी तरफ कंप्यूटर विजन भी है। तो वो कंप्यूटर विजन का जो टास्क है, वो जो एक आपके पास चीज़ है, वो कहाँ है? अच्छा, हम फिर कंप्यूटर विजन में भी आमतौर पे जो ज़्यादा फोकस रखते हैं वो तो इमेज प्रोसेसिंग में रखते हैं। तो वीडियो प्रोसेसिंग भी तो एक चीज़ है। बिल्कुल, ठीक है, उसके ऊपर भी तो आपके पास काम करना है, उसके ऊपर भी तो काम होना है। उसके अलावा सर ऑडियो प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, स्पीच है, स्पीच के ऊपर। मतलब आप ये देखें ना कि आप जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं कि एज एन एआई इंजीनियर, अभी एआई तो बहुत बड़ा डोमेन है ना, तो आपने सिर्फ एक डोमेन के ऊपर फोकस रखा हुआ है, आप बाकी सारे डोमेन्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। आपको मैं जैसे बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पीच प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा फेमस ही नहीं है। अच्छा, अब जबकि वो भी एआई के अंदर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बट स्टिल वो आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो लोग जो कि आमतौर पे रिसर्च की दुनिया में ज़्यादातर वो लोग माने जाते हैं जो कंप्यूटर विजन पे काम करते हैं। सही है, ठीक है। अकेडमिया के साथ अगर आप डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएंगे, जैसे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जनरेटिव एआई के जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हर एक डोमेन को या हर एक इंडस्ट्री को अपने एक ख़ास तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए होता है और वो उसी की डिमांड रखते हैं। अब बाकी जो फील्ड्स हैं वो भी वहाँ पे इंक्लूडेड हैं, बट उनके ऊपर क्योंकि फोकस नहीं है, क्योंकि उनको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए वो उसको अभी निगलेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनको इससे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। सही है। तो सर, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा सिर्फ जनरेटिव एआई जानता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसी चीज़ की नीड है, सो इज इट ओके टू से कि हाँ यार ये बिल्कुल ओके, क्योंकि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके अंदर खुश है और उसका अपना काम हो रहा है, सही है, तो डेफिनेटली वो एक डोमेन यानी एक डायमेंशन तक तो उस पर्टिकुलर डोमेन को कवर कर रहा है। ठीक है सर, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपके ख्याल में एक स्टैंडर्ड एआई इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, जो कुछ आप उसको पढ़ा रहे हैं और जो कुछ वो इंडस्ट्री को दे सकता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एआई इंजीनियर का काम है फ्रॉम स्क्रैच। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये होता है कि आप ना सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एआई इंजीनियर का जो एक्चुअल काम है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जिस डायमेंशन से सोच रहा होता हूँ एआई के हवाले से, मेरे डायमेंशन के अकॉर्डिंग एआई इंजीनियर का या एआई साइंटिस्ट का जो एक रोल होता है वो ये होता है कि वो आपके किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, चाहे उसके अंदर कितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हों, वो आपको हेल्प करता है उसको ऑटोमेट करने के लिए। अब एक जो एआई इंजीनियर होता है या एआई डेवलपर है, उसका रोल यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो देखेगा कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम ऑटोमेटेड नहीं हो सकती। हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता कि आप उसके अंदर जो है वो लर्निंग कर सके और उसको जो है वो सेल्फ एफिशिएंट यानी डिसीजन मेकिंग खुद से हो सके।
बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका इससे कोई लिंक नहीं है। सही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। तो एआई इंजीनियर का काम ये है कि वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे जो प्रॉब्लम एआई के थ्रू सॉल्व हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, एक जो हमारे यहाँ परसेप्शन है वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप उसके अंदर एआई लगा दीजिए। सही है। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत ही एक रीसेंट एक्सपीरियंस अपना बताऊं कि मैं एक जो है वो ट्रेनिंग में था, वहाँ पे जो है वो एक जो साइंटिस्ट ही थे सारे वहाँ पे, ठीक, रिसर्चर थे। तो उन्होंने आके बोला कि आप जो है वो एआई के हैं, तो आप जो है वो एक एप्लीकेशन मुझे डिज़ाइन करके दे दें। ठीक है, तो अब किसी एक बंदे के लिए जो एआई का परसेप्शन है वो डिफरेंट है, जबकि एआई का वो काम है या नहीं है, या वो चीज़ या वो प्रॉब्लम एआई के थ्रू इस वक्त सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती, ये आइडेंटिफाई करना एआई इंजीनियर का काम है। तो जो पर्पस है ना जेडी का, जो मैं सबसे बोलता हूँ, सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम जो आपको करने के लिए हायर किया गया है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम एआई के थ्रू सॉल्वेबल है या नहीं है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ, हमारे यहाँ परसेप्शन ये कि एक बंदा हायर हुआ है इंजीनियर के तौर पे, अब उसके हेड ने बोला कि आपने ये काम करना है, अब ना वो देखेगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता, वो लग जाएगा। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि बी ऑनेस्ट। एक प्रॉब्लम अगर इस वक्त सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकती, इस वक्त हो सकता है 2 महीने के बाद कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए और वो हो सके। तो आप ये डिसाइड करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है, गो फॉर इट। इफ इट कैन नॉट बी डन, तो आप ये कीजिए कि आप उनको बताइए कि इस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, या फिर इसका कितना प्रोपोर्शन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मेरा कोई सवाल आपसे ये था कि सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि सर अगर कोई बच्चा एआई पढ़ना चाह रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या क्या चीज़ें उसको कवर करनी चाहिए और कहाँ से उसको वो चीज़ें मिलेंगी, कोई उसका सिलेबस या करिकुलम कहाँ से मिलेगा? देखिए बहुत सिंपल है, अब जो है वो आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास है। ठीक है, अब आप इंटरमीडिएट के अंदर, इवन मैट्रिक के अंदर भी अब बच्चों के पास मोबाइल फोन्स तो इवन अवेलेबल हैं, और बाद औक़ात जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर भी एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आपने सिंपली करना ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी एक कोर्स पिक कर लेना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास स्टैनफोर्ड के फ्री कोर्स अवेलेबल है। आपके पास जो है वो ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन के ऊपर तो मल्टीपल कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे डेटा कैम के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेरा के ऊपर जो है वो आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मतलब बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल एड के जरिए ले सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे कोर्सेज है बेसिक जिसमें इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए, ताकि कोई भी बच्चा जो कि आपके पास लॉग इन होगा वहाँ पे वो जो है वो उन कोर्सेज को सीख सकता है। तो आप सबसे पहला अपना स्टार्ट तो ये करें कि आप वहाँ पे जाके एक दफ़ा उस कोर्स को पढ़ लें जो कि शायद 1 घंटे 2 घंटे का होगा। ठीक है, आप वहाँ पे 1-2 घंटे का कोर्स पढ़ें, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। सही है। फिर उसके बाद आपने सिंपली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लेते हैं तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको बहुत यूज़फुल होती हैं। पैरेलल के अंदर आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करना शुरू करें। अच्छा, वैसे अगर आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लर्निंग एतबार से तो C++, जावा ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मतलब अगर आप वाकई में बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको ये लैंग्वेजेस से ही स्टार्ट करना चाहिए। बट लेकिन लंबी हो जाएगी अगर बहुत लंबी हो जाएगी। तो एआई जो कि आप अगर एक एआई जो है वो ऐसी फील्ड है जो कि नॉन टेक्निकल लोग भी इसमें ज्वाइन कर, ठीक है। जैसे मैं अगर जो है वो लोगों को बताता हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं तो मैथमेटिक्स से हूँ, ऑल्दो कि टेक्निकल है बट प्रोग्रामिंग तो नहीं की ना हमने, लेकिन हमारे लिए स्विच करना जो है वो पाइथन की मदद से आसान रहा प्रोग्रामिंग सीखने में भी, और प्रोग्रामिंग की जो है वो लर्निंग के अंदर आप स्टार्ट करें पाइथन से। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप पाइथन से स्टार्ट करें। बट अगर आप बिल्कुल यंग स्टूडेंट हैं जो इस वक्त जो है वो मैट्रिक के अंदर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप जो है वो C
जावा, यहाँ से स्टार्ट यानी अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि देखें आप अपने आप को एक सॉलिड प्रोग्रामर बनाएं, ठीक है। ऑल्दो बड़ी आसान है, फायदा होगा आपको, पाइथन से आप डायरेक्टली क्लिक कर जाएंगे, सीखने में आसानी होगी, बट आप अपनी एक्सपर्टीज को वेस्ट नहीं करें, अभी आपके पास टाइम है। आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लें जिनसे आपका जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, देन फिर आप पाइथन को सीखें, क्योंकि आप एआई के अंदर काम करना चाह रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं एआई के ऊपर। आपने एक सिंपल एआई का कोर्स उठाया, एक आपने जो है वो साथ में पैरेलल के अंदर पाइथन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग शुरू की। अब ना आप अपनी इनर फीलिंग को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मुझे फीलिंग आती है, क्योंकि हम जो पहले जितने भी लोग पढ़ रहे होते थे ना, वो आमतौर पे नॉर्मली लोग ये पढ़ते हैं कि पेरेंट्स ने बोल दिया या बड़ों ने बोल दिया इस डोमेन के अंदर पढ़ना है तो आप पढ़ें। देखिए, आपको अगर कोई फील्ड पसंद नहीं है ना, तो आप उसके अंदर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। एआई का आपने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ा, उसमें आपको वो बता देते हैं कि कौन कौन से डोमेन्स हैं जो कि एआई के अंदर हैं, जिनके अंदर आप एआई में काम कर सकते हैं। साथ में आपने प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करना शुरू की, मतलब एआई को करने के लिए जो आपको टूल चाहिए था वो आपने अपना तैयार करना शुरू कर दिया। अब आप देखें एआई में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको कंप्यूटर विजन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपको जो है वो जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास आपको स्पीच प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा आपको मज़ा देती है, आपको जो है वो कंप्यूटर विजन में भी इमेज प्रोसेसिंग में ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा है, या फिर आपको वीडियो प्रोसेसिंग में ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा है। जनरेटिव एआई के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस इंटरेस्ट के तौर पे अलाइन करें, तो आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि हमें, क्योंकि हमने बोला कि वो मेरा एक सीनियर है, वो जो है वो जनरेटिव एआई में कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो मैं उसमें जाता हूँ। सर, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट की आपने बात करी, बट अगर मैं कहूँ कि यार फौरी तौर पे अच्छी जॉब मुझे कौन सी डोमेन में मिल जाएगी, तो वो कौन सी जॉब आपके हिसाब से, या कौन से मल्टीपल डोमेन्स हैं? एक दो देखिए, इस वक्त जो है वो जो बूम है ना, जो जिसका बूम होता है उसकी जॉब मार्केट के अंदर ना भरपूर जॉब डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं, और आपको फ्रॉम जूनियर लेवल टू सीनियर लेवल आपको मल्टीपल जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है। आप इस वक्त एआई के अंदर जाइए, आप एआई इंजीनियर, जूनियर एआई इंजीनियर आपके पास आ रहा है, जूनियर डेटा इंजीनियर आपके पास आ रहा है। आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अब जूनियर कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो जूनियर डेटा इंजीनियर आपके पास आ रहा है, जूनियर जो है वो आपके पास एआई इंजीनियर आ रहा है। अब मतलब मैं आपको बड़ा मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो जॉब टाइटल होता है, मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा आपको, नोमेनक्लेचर ना हमारा अपना ही डिफाइंड है। मतलब एक जो डेटा साइंटिस्ट का पूरा जो काम होता है ना, वो बंदा पूरा डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन उसका नाम जो है वो इस वक्त है जूनियर डेटा इंजीनियर। सही है। एक बंदा जो है वो आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम चला के दे रहा है, ठीक है, मतलब सब कुछ काम करके दे रहा है, लेकिन वो है जूनियर। सही है। तो सर, आपके हिसाब से ये एक तो डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस और एआई इंजीनियर में फर्क क्या है तीनों फेज के अंदर? तीनों फेजेस के अंदर एक देखिए फर्क ये होता है आपके पास आप क्या काम कर रहे हैं। सही है। जो डेवलपमेंट एक्सपर्टीज होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एआई इंजीनियर ना एक ओवरऑल पैकेज है, ठीक है। वो मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ कामों को एक बहुत अच्छे तरीके से देख रहा होता है। उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, प्रेडिक्शन वाली साइड पे ज़्यादा, प्रेडिक्शन वाली, क्योंकि वो बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहा होता है। मतलब वो मॉडल डेवलप, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर फिर मॉडल डेवलपमेंट से लेकर आखिर में जो है वो उस मॉडल की डिप्लॉयमेंट तक का सारा काम उसको देखना है। सही है, ठीक है, क्योंकि वो फिर जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, डिप्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएगा, तो उसको पता होगा कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए काम की है, या जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिसमें हमारे लिए बेहतरी आ रही है। डेटा इंजीनियर ऑन दी अदर हैंड ना, आपका उसका काम एक्चुअली ये है कि वो आपकी डेटा को आपको प्रिपेयर करके दे रहा है। सही है। मतलब डेटा को तैयार, जहाँ से अपना जिस डेटा को देखकर अपने फैसला करेगा कि यार मैंने इसकी तरफ, काम की तरफ जाना है और कौन से एल्गोरिथम, कौन से मॉडल अप्लाई करने हैं, वो डेटा इंजीनियर प्रिपेयर करके देगा। तो वो ताकि पाइपलाइनिंग करके देगा, आपको प्रॉपर बना कर दे देगा। डेटा साइंटिस्ट थोड़ा सा उससे आगे का काम है, बट एआई इंजीनियर ज्यादा ब्रॉडर फील्ड है। सही है, ठीक है, वो ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर काम करते हैं। कि अगर मिसाल के ऊपर इंटर करने के बाद कोई बच्चा एडमिशन लेने आया आपके पास, तो वो बीएस डेटा साइंस में जाए तो ज्यादा कामयाब होगा, या ज्यादा वास्ट फील्ड है, या बीएस एआई में आए तो ज्यादा आगे जाएगा? देखिए, बीएस एआई पढ़े हैं, अच्छा ठीक है, बीएस एआई अगर आप पढ़ते हैं तो अब यहाँ पे भी ना एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि
आपको क्या करना है। सही है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने इंट्रोड्यूस भी किया कि मुझे डेटा साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है। क्यों हुआ इंटरेस्ट? देखिए, मेरा बैकग्राउंड है मैथ्स का। ठीक है। डेटा देखना, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे लिए जो स्विच करने में ज्यादा आसानी थी वो थी डेटा साइंस। ठीक है, वंस मैं डेटा साइंस में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो काम है ये तो मैं इनिशियल फेज के अंदर हूँ, और ये काम मैं करके किसको दूंगा? ये मैं दूंगा एक एआई इंजीनियर को। तो मैंने वहां पे भी फिर अपनी स्टडी शुरू की। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइनल डिसीजन ये होना होता है कि आपको करना क्या है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कहाँ पे आप कौन सी फील्ड में जाओ, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन करें। सही है। बट अगेन मेरा ये बहुत 100% मानना है कि अभी जो आपके पास बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है, वो पुराने जैसे नहीं हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते होंगे। बेहतर ये है कि उनको आप कैसे लेके चलें, उनको लेके चलें इस तरह से, उनसे पूछें आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर उनको वो काम करने को दें। आज का जो स्टूडेंट है वो 4 साल डिग्री कंप्लीट होने का टाइम नहीं ले रहा जॉब करने के लिए। वो सेकंड ईयर में कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर सर्चिंग कर रहा है, वो सेकंड ईयर तक वो जॉब पे होता है, चाहे वो रिमोट करे चाहे वो ऑन साइट करे, बट वो जॉब पे है। हम लोग जब थे तो हम लोग में से बहुत सारे जो है वो हम लोग ज़्यादा ये कर रहे होते थे कि हम जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे, या फिर हम इस तरीके से कोई काम कर रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं था। अब जो है वो रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस वक्त जो है वो बच्चा उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। सही है। तो हमें एज एन अकेडमी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मैं भी आपको कोई ऑब्सोलीट बात बताऊंगा तो ऑब्सोलीट बात का मतलब ये होता है कि वो बच्चा आपके सामने बोलेगा सर ये जो है ना वो खत्म हो गया, क्या हो गया, ये कहाँ हो रहा है। सही है। अच्छा सर, ये बताएं, स्टूडेंट्स की बात चल रही है, तो AI और चैट जीपीटी की बूम आने के बाद से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, या उल्टा उन्होंने दिमाग चलाने छोड़ दिया और सब कुछ चैट जीपीटी के मरोने मिन्नत छोड़ दिया उन्होंने कि भाई बस करके दे देगा? देखिए, बात ये है कि उन्होंने वाकई में मरूने मिन्नत छोड़ दिया चैट जीपीटी। तो कोई प्रोडक्शन देखिए, ऐसे AI इंजीनियर जब मैं काम कर रहा होता हूँ और एज ए कोडर जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अगर मैंने चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लिया तो मेरी प्रोडक्टिविटी 5x मल्टीप्लाई हो गई है, और क्योंकि फटाफट सारा कोड एक उसके ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर लिख कर आ रहा है, और मेरा काम, क्योंकि मेरा तो काम ही वही है कोडिंग करना, लेकिन मेरा भी दिमाग लगाने का दिल नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई चैट जीपीटी मुझे लिख कर दे दे। तो क्या स्टूडेंट्स के भी यही हालात हैं? और दूसरा, अगर उनके यही हालात हैं तो जब वो आपको चैट जीपीटी से लिखा हुआ असाइनमेंट देते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, तो आपको क्या पता चल जाता है कि चैट जीपीटी नहीं करके दिया? हाँ, देखिए ये हमें तो पता चल जाता है। अच्छा, ठीक है, हमें इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास जब आप देखिए रिटन असाइनमेंट लेंगे, आप PDF के अंदर लेते हैं, अब तो PDF के ऊपर असाइनमेंट्स होते हैं, टर्निटिन हमारे पास एक्सेस मौजूद है, आप उसके अंदर रखिए और वो आपके पास AI डिटेक्ट करके दे देगा। टर्निटिन का जो AI डिटेक्शन है वो बहुत पावरफुल है। अच्छा, ठीक है, तो वो आपको AI डिटेक्ट करके दे देता है। सही है। ठीक है, लेस देन 20% इंटरनेशनली अब अलाउ हो गया तो वो तो नहीं देगा। ठीक है, लेकिन चले इतनी तो आप गुंजाइश दे सकते हैं किसी को। ठीक है, लेकिन जो है वो AI डिटेक्ट हो रहा होता है अब, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान क्या हो रहा है कि जब हम लोगों के टाइम पे लोग CS करते थे तो वो बोलते थे कि एक प्रोग्रामर का जो बहुत पीक टाइम होता है ना प्रोग्राम बनाने का, एक डेवलपर का, वो होता है 40 years of age। सही है। वो उसके बाद ना अब वो उसकी एक डेवलपमेंट वाले फेज के अंदर वो थोड़ा सा हिचकिचाता है और वो टीम लीड और मैनेजर और इस लेवल के ऊपर अपने आप को एलिवेट कर देता है और डेवलपमेंट थोड़ी कम करते हैं। मतलब पहले ही हम ये अज्यूम करते थे और हमें ये समझ में आता था। अब जो है जब चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है लोगों को कि वो एक यंग बच्चा जो है, बिल्कुल यंग, मतलब जो अभी पास आउट हुआ है, तो वो 22-23 ईयर्स की एज के अंदर वो अपने कोड को डिज़ाइन करने के लिए या फिर अपने कोड को बनाने के लिए अब चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो कोड जब करने बैठेगा ना तो वो थक जाएगा। मतलब आप जो एक्चुअल के अंदर अगर मैं उससे बोलूँ कि भाई तुम एक मुझे स्क्रैच से कोड जो है वो बना के दो, ऑल तो इसकी जरूरत भी नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप यूज करें बेशक, सही है, बट बाज़ औक़ात कुछ चीजें होती हैं वो आपको अपनी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी कि आप कोड स्टार्ट से करें। जब आप इतने पक्के हो जाते हैं, यानी अगर आप फर्ज करें कि आपने 30 साल की उम्र तक मुस्तकिल कोड बनाए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं, डेवलपमेंट की हुई है, तो देन फिर शायद आप चैट जीपीटी यूज करें, मसला नहीं है। बट इतनी यंग एज में जब हमारे यहाँ लोग यूज कर रहे हैं तो इन दी एंड क्या होता है, उसकी वजह से
वो शायद वही एबिलिटीज़ जो पहले 40 इयर्स की एज तक उनके अंदर रहती, अब वो शायद 30-35 इयर्स की एज तक वो बोलें कि नहीं यार अब कोड नहीं करना, नाउ आई वांट टू बी अ लीड। सर मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक लड़का जो ग्रेजुएट 24 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो रहा है, ग्रेजुएट होते साथ ही और ग्रेजुएशन के दौरान ही वो कोड पूरा जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा रहा है और उसी के आसरे पे चल रहा है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री में आने के बाद भी उसी के आसरे पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी अब तक हैं जो चैट जीपीटी नहीं आपको उसका सोल्यूशन देता। तो वो जब वो वहां आके अटक जाएगा तो फिर वो बोलेगा यार कोडिंग मेरी शायद बस की बात नहीं है, मैं अपने आप को एज अ टीम लीड ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट साइड पे प्रोडक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब तो 35 तक जाने की भी जरूरत पड़ रही है उसको। वो 20s के अंदर, लेट 20s के अंदर ही वो बोलेगा भाई प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि वो देखिए आप इंटरेस्ट आपका कहाँ पे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप हमारे यहाँ जो है वो अब लोगों का शायद ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर है कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स किस में ज़्यादा मिल जाएंगे और मुझे काम कहाँ पे कम करना पड़ेगा। सही है। जब आपका फोकस इस बात के ऊपर होगा ना तो डेफिनेटली आपकी जो अलाइनमेंट होगी और सीखने का जो तरीक़ाकार होगा ना वो अलग हो जाएगा। सही है। असल जो लर्न एज ए स्टूडेंट आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि आप अपने काम को करने में कितना ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। अगर आपको ये पता है कि मैं अगर एक कोड करूँगा, ठीक है, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाई मैं अगर फ़र्ज़ करें कि अपना एक कोड बनाना चाह रहा हूँ और मैंने वो कोड जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प से बना लिया, डेफिनेटली उसके अंदर मुझे कोई हद से ज़्यादा डीबगिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके वो कंप्लीट होके वो एग्जीक्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बट स्टिल वो बहुत सारे काम नहीं कर पाएगा। अभी आप अगर प्रोजेक्ट में आप स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, हम जैसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि सर बस एक हफ्ते के अंदर पूरा कोड सर तैयार करके दे देंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कोड को तैयार करने के लिए गए, डाला चैट जीपीटी के अंदर, अजम्पशन ये थी कि हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे और पूरा कोड जबरदस्त किस्म का तैयार होकर आ जाएगा। मसला ये है कि आपने कोड डेवलपमेंट को वैसे सीखा ही नहीं है या आपने उसके लिए कभी जहन वैसे बनाया ही नहीं जो कि आपको प्रॉम्प्ट देने के लिए चाहिए। प्रॉम्प्ट भी तो इंजीनियरिंग चाहिए ना उसकी। ये तो आप अगर प्रॉम्प्ट ही सही नहीं दे रहे हो तो कोड क्या डेवलप होगा। सही है, बिल्कुल तो सही अब वो बच्चा क्या है जो, और स्पेशली अब ये बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहले तो जैसे आप लोगों के टाइम के ऊपर जो है वो 3 साल तो हो गए थे, चैट जीपीटी का कोई नाम निशान नहीं, आखिरी साल में आया। तो आप तो अच्छे तरीके से घिस चुके थे, ठीक है, और आप फिर अगले 1 साल के अंदर फिर आपको पता चला कि भाई ये तो मेरा काम जो है वो चलो इजी हो जाएगा, लेकिन आपने कर चुके हो वो काम। आप 3 साल अपने आप को उस पर्टिकुलर फेज से गुजार चुके हो। अब वाला है वो बोलेगा मैंने जो है ना वो कोड करना है। अब फर्ज करो मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर कोड आया, अब उनको पता है कि अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सर मार्क्स नहीं देंगे। तो आपने बड़ी कोशिश की, नहीं हुआ, आपने बोला छोड़ो, आपने चैट जीपीटी कोड में डाला, आपने बोला करेक्ट दिस कोड एंड मेक इट एग्जीक्यूटेबल। आपके पास वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर अगर आ गया, आपने दे दिया, सही है, गुड है भैया, आप बन गया प्रोग्राम, ठीक है, आपके नंबर्स आ गए, आप बड़े अच्छे हो गए। लेकिन आपने एक चीज खोदी, वो थी कि आपने अपने आप को चैलेंज करने की, अपने जहन को चैलेंज करने की एबिलिटी खोदी। सही। तो सर थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात कर लेते हैं। जैसे अभी ट्रेंडिंग में कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ चल रही थी, जो टेक जायंट्स हैं वो अपने किसी पॉडकास्ट या अपने इंटरव्यूज में अक्सर ही बात कर डिस्कस करते हैं अगले 3-4 साल के बाद प्रोग्रामिंग की फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी और एआई एजेंट्स जो हैं वो इसको ओवरटेक कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इज इट अलार्मिंग कि हमें किस तरफ स्टूडेंट्स को खासतौर पे और जो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि आपको वाकई लगता है कि इतनी बड़ी जो मार्केट है टेक इंडस्ट्री है वो एकदम से खत्म हो जाएगी? उसके बारे में कुछ क्या? देखिए मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से ना, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सही है, ठीक है। और मैंने अब तक जितने लोगों के साथ मुलाकात की है जो इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हैं या फिर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एआई इंटीग्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हायरिंग भी कर रहे हैं, उन सब का ये मानना है कि हमें एआई की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि एआई को जानते हैं, एआई की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जानते हैं। बट ऐसा कह देना कि किसी चीज़ को आप सिरे से ख़त्म कर देंगे, ये थोड़ा सा शायद इस वक्त मुश्किल है। मतलब एक जैसे इस एयर को हम कहते हैं कि एजेंटिक एआई है, ठीक है, बिल्कुल, यानी एजेंटिक एआई के ऊपर इस साल जो है वो ज़्यादा काम किया जाएगा या फोकस जो होगा इंडस्ट्रीज़ का वो एजेंटिक एआई के ऊपर ज़्यादा होगा। आप फोकस तो रख रहे हो, लेकिन जब किसी चीज़ के मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने के लिए आपको एक बहुत हद तक बहुत टाइम की ज़रूरत होती है।
मुझे नहीं लगता कि अभी आप आगे टाइम के अंदर जो है वो ऐसा कोई फेज देखेंगे जिसमें मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाए। हाँ, ऐसा होगा कि जैसे अभी आप और हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोड के अंदर आपको जो है वो हेल्प चाहिए थी, आपने ले ली, तो इस तरीके से बेसिकली बहुत सारे काम इस तरीके से हो जाएंगे। सर मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन ले लेते हैं कि पहले अभी आज से चैट जीपीटी आने से पहले से चले जाएं हम, तो अगर हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, हमें पास 4 डेवलपर्स की जरूरत होती है हमें, ठीक है, हम 2 बैकएंड है 2 फ्रंट एंड कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी आ गया, 4 की जगह एक ही बंदा काम कर रहा है, वही चैट जीपीटी से फ्रंट एंड भी जनरेट करा रहा है, बैकएंड भी जनरेट करवा रहा है, और उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो वो 4 की तो 3 की जॉब चली गई, एक बंदा बैठ के फुल स्टैक वो डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है। तो अगर यही चीज आगे कंटिन्यू होती है कुछ सालों तक, तो क्या लगता है आपको कि हम मतलब एज अ डेवलपर इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल किस तरीके से होगा कि सारे लोग मतलब अगर जहाँ पे 50 लोगों की जरूरत थी वहाँ पे अगर 20 लोग काम करने बैठ रहे हैं, और जहाँ पे 20 लोग थे वहाँ पे 2 या 3 लोग हैं, तो एज अ इंजीनियर हमारा सर्वाइवल किस तरह से मुमकिन है? देखिए, मैं इसमें बड़े मज़ेदार आपको बात बताऊँ। आप पहले काम करते थे एक इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर अलग अलग काम करते थे, अब फुल स्टैक का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पहले जो इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती थी उनके नंबर कितना कम था, सही है। अब आपके पास हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो ये तो आप सही बोल रहे हैं कि जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर 4 लोग थे, अब उनकी जगह के ऊपर एक बंदा आके काम कर रहा है या 2 लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें तो नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रही। जिन 3 लोगों की जॉब उस इंडस्ट्री से खत्म हुई थी वो दूसरी और इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए और वहां पे जाके वो काम करें, क्योंकि जॉब आप देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो है वो एआई इंटीग्रेट करवा रही है, क्योंकि अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर आपने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आप जो है वो एक बहुत बड़े लॉन्ग रन के अंदर जो है वो अपने आप को लॉस में लेकर आएंगे। सही है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटीग्रेशन कर रही हैं टेक्नोलॉजी का, अच्छा मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बात करूँ कि एआई इंजीनियर का एक रूल एक एस्पेक्ट है, एक डोमेन है, लेकिन जब आप एआई इंजीनियर हायर करेंगे तो डेफिनेटली आपको और लोग भी हायर करने हैं जो कि मुख्तलिफ और काम कर रहे होंगे। डेवऑप्स चाहिए होगा, फ्रंट एंड बैक एंड चाहिए होगा, तो आपको लोग बढ़ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि एक मेरे पास अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मुझे एक इंसान था जो कि मुझे जो है वो एक स्टूडेंट चाहिए या मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता, अब 10 ऑर्गेनाइजेशंस वो काम करवाना चाहिए, तो मुझे एक एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि वो काम कर सके। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि एक बहुत छोटे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, मैं भी अभी रिसेंटली बिल्कुल अभी फ्राइडे को ही जो है वो लास्ट फ्राइडे को जो है वो एक स्टार्टअप ओनर के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि हमें जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। सही है, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपर, लेकिन उनको चाहिए वो अच्छी अमाउंट देने को भी तैयार है, पे स्केल भी अच्छा है, बट उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास मार्केट के अंदर हमें वो एक्सपर्टीज वाले लोग नहीं मिल रहे जो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाकर दे दें। अच्छा, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि सर ये एक चीज़ है, मतलब ये तो एक मेरा स्टार्टअप है, मुझे एक चाहिए, अब मैं जैसे जैसे ग्रो करता जाऊंगा मुझे ये टीम चाहिए होगी। ठीक है। अब वो बाहर के लोगों को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास डेफिनेट है कि लोग 4 लोगों का काम एक बंदा करके दे रहा है, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखो कि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता चला जा रहा है। सही है। तो लोगों की अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जैसे अब मतलब एआई को समझना क्यों जरूरी है कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर को पता हो कि जब मैं एक चीज डिजाइन करके दूंगा तो एआई इंजीनियर उसके साथ क्या करेगा, या एआई इंजीनियर मुझे कोई काम दे तो मुझे उसके हिसाब से किस तरीके से अलाइन करना है। तो एआई की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो हर एक इंसान के लिए एआई की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सही है सर। एक छोटा सा खतरनाक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम एआई की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज एआई पढ़ा भी नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज एआई को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही, खासतौर पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर आपका एडमिशन का प्रोसीजर हो गया, या अभी हमारे जो मसले चल रहे हैं कि हमें डिग्री निकलवानी है, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, जो रिपीटेटिव टास्क है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एआई का काम है रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, तो कोई भी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एआई को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही अपने एंड टू एंड टास्क के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो है फंडिंग। ठीक है। हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको बहुत ही कम फंडिंग है, मतलब इतनी फंडिंग होती है कि वो अपने डे टू डे अफेयर्स जो है वो चला सकें,
डेवलपमेंट्स के फंड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन वो डेवलपमेंट फंड होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, उनको इस्तेमाल आप डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो फंडिंग आ रही होती है, फ़र्ज़ करें कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के लिए जो फंडिंग आ रही होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो अगर जो इदारे होते हैं वो उनको अपनी तरफ से अपनी दानिश में तो वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करें। कोई कंपनी आपको जो है वो ऑफर करे कि भाई हम आपको सोल्यूशन बिल्ड करके देते हैं, आप चला लें, तो इसके कितने % चांसेस हैं? देखिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोस्टली वो तभी आपको ऑफर करेंगे ना जब आपको कुछ मिलेगा, हाँ, या आप उनको कुछ देंगे। देखिए अभी मैं क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की, मैं जो है वो कुछ ऐसी जो है वो कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ या फिर उन बच्चों को लीड कर रहा होता हूँ जो कि जाते हैं फंड्स लेने के लिए या किसी भी तरीके से इंडस्ट्री से बात करते हैं। इंडस्ट्री वाला हमसे पूछ रहा होता है कि आप हमें क्या देंगे। सही है। अब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बोल देंगे कि हम आपको वर्कशॉप्स जो है वो करवा देंगे, या हम आपको एक एवेन्यू प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव दे देंगे। उसके अलावा तो हम इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं दे सकते। हमें सॉल्यूशन अगर कोई इंडस्ट्री देगा तो मोर देन वेलकम, मतलब हमारे लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो R&D होता है या इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस होती हैं, इसके ऊपर तकरीबन काफ़ी मेरी ख्वाहिश थी कि जो है वो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई मेरी वजह से कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन हो जाए जिसके अंदर हम अकेडमी और इंडस्ट्री के अंदर जो अभी इनॉग्रेशन हुई है AI लैब्स की, और अगर हम तो बोर्ड्स SMC प्राइवेट लिमिटेड अगर आपको ऑफर करेगा सर हम आपको एक सोल्यूशन बिल्ड करके देते हैं आपके एडमिशन के लिए, तो क्या आप हमें उस लैब पे एक्सेस देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि आप तो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो सब हाजिर है। ठीक है, तो वो तो अपना स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप एल्यूमिनाई भी हो जाते हो तो एल्यूमिनाई की ज़्यादा वैल्यू होती है। सही है, सही ना, वो जो आप बोलते हैं ना कि आप बूढ़े हैं, तो आप बूढ़े हो गए तो अब आपकी ज़्यादा वैल्यू। सही है। आप हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, आमतौर पर देखें, अभी मैं आपको जैसे सिंपल सी बात बताऊँ, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पहले जो है वो जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते थे कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट बना के दें। मसला क्या होता था? मसला ये होता था कि जब आप वो सॉल्यूशन लेकर जाते थे किसी के पास, तो वो इंडस्ट्री वाला बोलता था ये तो इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया आपने, इसकी क्या वैल्यू, यानी इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट की जो इंटेंसिटी है या जो उसका जो होराइजन है या उसका स्कोप है वो आपने बढ़ाया। आपने बोला कि नहीं यार अब हम ऐसा करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते जो कि जिसकी ओरिएंटेशन लोकल हो, हम जो है वो थोड़ी सी बाहर लेवल के ऊपर जाके ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो उसका स्कोप इस तरीके से बनाते हैं। तो आपकी अलाइनमेंट आपने उस हिसाब से चेंज कर दी, बट स्टिल अभी भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आके ये बोलती है कि भाई हम आपको एक सिस्टम, एक सॉल्यूशन बना के दे देंगे, हम आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम को बना के दे देते हैं, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लिटरली कुछ नहीं दे सकते आप। सही है, ठीक है। अगर फर्ज करोगे आप ये बोलोगे कि भाई हम आपको जो है वो हम आपसे परचेज कर लें, एल्यूमिनाई से तो हम कभी भी नहीं परचेज करें, ठीक है, तो हमें आप बना के दोगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। तो और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि, और इससे टू फोल्ड फायदे होते हैं ना। एक तो ये फायदा होता है कि एक तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, दूसरा फिर आपको अगर कोई अमेंडमेंट करवानी होती है तो आप वो अमेंडमेंट अपने हिसाब से करवा सकते हैं क्योंकि सामने वाला आपको जानता है, ठीक है, तो आपके लिए फायदा, हमारे लिए तो वो डेफिनेटली फायदा ही है किसी भी सूरत में। चलिए सर, करंट न्यूज़ के ऊपर कुछ फाइनल टॉक्स कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी डीप सीक और OpenAI का जबरदस्त क्रैश चल रहा है और न्यूज़ और स्टॉक मार्केट एक बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गई है यूएसए की, तो उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? एक तो मुझे ये बताएं कि हाउ इज इट रियली पॉसिबल कि एक सेम चीज वो $600 मिलियन में बनी है और एक $6 मिलियन में बन गई है? इज इट रियली पॉसिबल, और क्या इतना डिफरेंस वाकई पॉसिबल है? और इसके बारे में वैसे आपकी क्या राय है जो डीप सीक मॉडल अभी आया है मार्केट के अंदर? देखिए, मैं एक इसके अंदर जहाँ तक ये वाली बात है ना कि एक की कॉस्टिंग थी $600 मिलियन, एक की जो है वो $6 मिलियन। इसके ऊपर आइडिया ये होता है कि जब कोई चीज़ पहली बार लॉन्च हो रही होती है ना, तो उसके ऊपर कॉस्टिंग लग रही होती है, उसके ऊपर चीज़ें हो रही होती है, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हो रही होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वंस एक चीज़ आपके सामने आ जाता है, मतलब एक प्रोटोटाइप भी आपके सामने आ जाता है, अगर एक OpenAI ने तो ChatGPT आपके पास सामने लॉन्च्ड है, पूरा प्रॉपर है, इवन अगर आपके पास कभी कोई प्रोटोटाइप भी आ जाता है तो आप उसको भी सिंपली देख के और उसको थोड़ा सा सस्ते में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी तो हम यही करते हैं, एक मॉडल देखते हैं,
मॉडल जो है वो अगर हमारे पास बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है तो हम सस्ता मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं और हम सबको यही बोलते हैं ये वाला मॉडल सस्ता है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि एक अगर जो है वो $600 मिलियन फर्ज करें कि उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए थे, तो इट इज़ पॉसिबल। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जितनी जो है वो रीडिंग मैंने भी की हुई, क्योंकि अभी ये बिल्कुल रिसेंटली कोई लास्ट 7 to 8 डेज की ही बात है, लास्ट वीक की बात। तो इसके अंदर जितनी रीडिंग की हुई उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि $6 मिलियन के अंदर जो है वो उन्होंने वो बना लिया है। बट स्टिल अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, फर्दर चीजें सामने आ रही होती हैं, तो फिर ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। बट सर इसकी एक्यूरेसी और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई वो ओपनएआई को टक्कर दे रहा है? बीट बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बीट भी कर रहा है उनको रीजनिंग के अंदर ओपन मॉडल को, बट आपकी क्या है इसके अंदर राय? देखिए बिल्कुल जो है वो आपके पास एक कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई कंपनी आती है, वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उस प्रोडक्ट के लॉन्च करने के नतीजे के अंदर इंटरनेशनली जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो डेफिनेट सी बात है कि उसके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेट है। लेकिन देखें, एक मेरा अपना एक मानना है कि इतनी जल्दी ना किसी चीज़ के बारे में राय नहीं कायम की जानी चाहिए, क्योंकि ना ये थोड़ा सा अजीब सी बात हो जाती है। क्योंकि आप जब एक इनिशियल जितने भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो इनिशियल रिजल्ट्स ऐसे आ रहे होते हैं कि जब भी एक कोई टॉप पे बंदा होता है ना, आप ऐसे अजम्पशन होती है कि कोई भी चीज़ टॉप पे है, अगर उसको किसी ने चैलेंज कर दिया ना, तो अब जिसने चैलेंज किया उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और लोग उसको बड़ा कोई हाइप के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तो डीप सीक ने एक्चुअली चैलेंज किया बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी को उसने चैलेंज किया, तो डेफिनेटली लोगों के नज़रों में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अभी एक हाइप है। थोड़ा सा इस डस्ट को मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेटल होगा, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसके बारे में को कमेंट कर सकते हैं। सवाल मेरा यही सर, अगर फर्ज कर रहे हैं कि वाकई डीप सीक का मॉडल बहुत स्टेबल वर्जन इसका सामने आ जाता है और प्रोडक्शन लेवल पे भी जान कि इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि फिर तो एआई एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है डेवलपमेंट की, वो तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होनी चाहिए? बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और इससे जो है वो देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस पूरे के पूरे मॉडल से, अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई में कम कॉस्ट हो रही है नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों ने बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन देयर बिजनेसेस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह से वो जो सारी इन्वेस्टमेंट का जो एक आप थ्रेशोल्ड बनाते हैं ना कि इतनी अमाउंट चाहिए होगा, इतनी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वो सारी चेंज होगी। सही है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी इसकी वजह से अफेक्ट करेंगी, इसीलिए लोग ज़्यादा परेशान हो गए। क्योंकि देखिए, जब पहले पिछले साल के अंदर लोग ज़हनी तौर पे तैयार हुए थे कि हमें एआई में इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो अचानक से एक कुछ सस्ती चीज़ आ गई। सही है। अब वो सस्ती चीज़ आने के नतीजे में हुआ ये है कि ये डिसीजन मेकिंग कि अब मैं जो हूँ वो ये जो सस्ते वाले के अंदर, तो यार मेरे मतलब एक फ़र्ज़ करो कि आपके पास $10 लग रहे थे और अभी अचानक से आपने $10 इन्वेस्ट कर दिया और पता चला कि ये तो $6 के अंदर काम हो रहा है। तो आप बोलोगे ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका मैं क्या करूँ? आपके लिए शौक है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर और एज अ बिजनेस ओनर आप तो पैसों को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सही है। तो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद जो है वो 1-8 महीने के अंदर इसके ऊपर फर्दर जो है वो जब मज़ीद स्टडी की जाएगी तो इसके ऊपर मज़ीद बेहतर तरीके से कोई फर्दर डिडक्शन दे सकते हैं कि अच्छा भाई ये हमारे पास इस तरह की सूरत हाल है और इसके ऊपर इस तरीके से काम हो सकता है। सही है। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरीके से करंट इवेंट्स के ऊपर, करंट न्यूज़ के ऊपर जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए टेक और तजुर्बा को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।